हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जानने से पहले हम देख लेते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड तो सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल shear stress however small the shear stress may be। मतलब अगर आपका कोई सब्सटेंस है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ shear stress निकाले, ठीक है, चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी नेग्लिजिबल अमाउंट का, कितना भी छोटा हो, अगर वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है ना, कंटिन्यूसली कुछ डिफॉर्म हो रहा है तो उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, सो फ्लूइड आपके इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, आपका एक लिक्विड होता है, दूसरा आपका गैस होता है। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी shear stress लगाएंगे ये बहुत ही ईजिली डिफॉर्म हो जाता है, चाहे गैस हो या लिक्विड हो। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूम। ये क्या होता है? अज्यूम्ड टोटल मास इन द गिवन सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड होमोजेनियसली विदाउट एनी गैप्स। ये गैप्स है तो एज्यूम किया गया है, सपोज सिस्टम है तो इसका टोटल जो मास है, टोटल मास उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया और होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट किया गया विदाउट एनी गैप्स, जिसमें बिल्कुल भी गैप्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल भी गैप्स ना हो, वर्ड्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अजम्पशन इज वैलिड व्हेन मीन फ्री पाथ इज लेस देन डाया ऑफ मॉलिक्यूल। ये विदाउट एनी गैप्स, तो गैप्स बहुत छोटे होने चाहिए। कितने छोटे होने चाहिए? सपोज आपके ये सब्सटेंस है ना, तो सपोज हम दो पार्टिकल लेते हैं, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। मतलब आपके फ्लूइड है, फ्लूइड में पार्टिकल्स क्या रैंडम मोशन में रहते हैं, इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, तो दो पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा। सपोज ये पार्टिकल है, इसको थोड़ा इधर देखते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में टकराएगा तो ट्रैवल करेगा उसके तरफ। तो जितना भी ट्रैवल करा, सपोज ये डिस्टेंस है, इसको ले लेते हैं आप फ्री पाथ, एफ ले लेते हैं। तो जो एफ डिस्टेंस है ना, ये आपका स्मॉल होना चाहिए डी से। डी क्या हो गया? डाया ऑफ मॉलिक्यूल। तो डाया ऑफ मॉलिक्यूल आपका ग्रेटर होना चाहिए उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, तभी हम बोलेंगे कि उसमें गैप्स नहीं है। ठीक है, तभी वो एजम्पशन वैलिड होगा। एजम्पशन इज वैलिड व्हेन मीन फ्री पाथ इज लेस देन डाया ऑफ मॉलिक्यूल। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कभी ना पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा, बहुत डीप में है। ठीक है, कॉन्टिन्यूम बस एक बार पूछा गया है उसका भी एजम्पशंस नहीं पूछा गया, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप पहले से ही पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज एक दो नए होंगे लेकिन मोस्टली आप पढ़े होंगे। ठीक है, उसको थोड़ा क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला है मास डेंसिटी, सुना ही है। मास डेंसिटी को स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो अभी फ्लूइड की बात करें तो मास ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो m बाय v ये हो गया, है ना। तो नोट कैसे करेंगे इसको? रो से डिनोट करेंगे तो रो इज इक्वल टू m बाय v, ये हो गया। m का यूनिट हो गया आपका एसआई में kg, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यूनिट्स क्या हो गया? kg पर मीटर क्यूब। डायमेंशन में m kg आपका m से वॉल्यूम आपका लेंथ क्यूब, तो डिनोमिनेटर में ना तो l-3 का क्यूब, तो ml-3 हो गया डायमेंशन में। ठीक है, अब जो मास डेंसिटी है, जो डेंसिटी है गैस और लिक्विड के लिए अलग अलग ये वेरी करता है। गैस के लिए कौन सा इक्वेशन करते हैं हम? आइडियल गैस लॉ। ठीक है, ये आपका n बाई वी आर इंटू टी। ऑल्दो ये नंबर ऑफ मोल्स रहता है लेकिन जो मास के प्रोपोर्शनल रहता है ना, तो p इज इक्वल टू रो आर टी, ये हो गया। तो जो ये तो r तो कांस्टेंट है हमारा, तो p इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू टी। तो हम ये बोल सकते हैं p इज प्रोपोर्शनल टू रो, या तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब आपका प्रेशर जितना बढ़ेगा डेंसिटी भी उतना बढ़ेगा, और टेम्परेचर जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतना कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये किसके लिए बोल रहा हूँ? ये सिर्फ PV इज इक्वल टू nRT, ये किसके लिए है? ये सिर्फ गैस के लिए, लिक्विड के लिए नहीं है। तो गैस के लिए डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हो गया। ठीक है, गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, हो गया। फॉर लिक्विड नो चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, इतना बेसिक है, कभी पूछा नहीं जाता, ये आपका कभी पूछा नहीं जाएगा कि मास डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी निकालो। ठीक है, लेकिन बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करना ही है ना। ओके, फिर हम मास, अभी क्या पढ़े? मास डेंसिटी। अब पढ़ेंगे हम वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी को और क्या बोलते थे हम? स्पेसिफिक मास बोलते थे। तो इसको क्या बोलेंगे? वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट बोलेंगे बस। तो मास डेंसिटी में रो इज इक्वल टू m बाई वी रहता था, ये मास डेंसिटी रहता था। तो इसको स्पेसिफिक वेट को या वेट डेंसिटी और w से डिनोट करते हैं, वो मास डेंसिटी था, ये वेट डेंसिटी है। मतलब मास की जगह वेट आ गया, मास की जगह वेट आ गया, बस यही है, और क्या इसमें कुछ है ही नहीं। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब।
न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसको एसआई में डायमेंशनल में लिखना है, तो न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया एम एल माइनस टू टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल माइनस टू टी माइनस टू। अच्छा, W इज इक्वल टू कैपिटल W बाई V है, स्मॉल w डेट इज वेट डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल W इंटू वी। लेकिन कैपिटल W को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। m बाई वी क्या होता है, ये तो हम पढ़िए ना, ये आपका मास डेंसिटी होता है, तो रो और जी तो एज इट इज लिखते हैं, तो स्मॉल w डेट इज वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू जी, ये हो गया। ये आपका जियोटेक में मैं ये कई जगह इसको यूज़ किए, ठीक है, ओके, कई जगह आप देखेंगे कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ओके। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं वीएस, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइन किया जाता है, ध्यान रखना, सिर्फ गैसेस के लिए। वीएस इज इक्वल टू होता है 1 बाय रो, या तो बोलते हैं वी बाय एम, मतलब एक केजी मास, सपोज एक केजी मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सॉलिड के या लिक्विड के केस में तो आपका फिक्स रहेगा एक केजी मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, या ऑलमोस्ट ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, लेकिन गैस के लिए बहुत वेरी करता है, तो ये सिर्फ गैसेस के लिए ही डिफाइन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जियोटेक में जी से भी नोट करते हैं, कई जगह हम एस से भी डिनोट किए, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, तो एस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, तो एस ऑफ फ्लूइड हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। ये अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, ये आपका अगर लिक्विड के केस में ना, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका वाटर हो जाता है, और गैस के लिए आपका एयर हो जाता है। वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी होता है, या तो 1 ग्राम पर सीसी, जियोटेक में भी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो ये याद रखना, जियोटेक में काम आएगा, ये तो याद करना ही करना है, ये तो मस्ट है, याद होना ही चाहिए, और ऐसा कोई है भी नहीं कि भूल जाओ या बहुत टफ है ना। 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये कैसे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मीटर क्यूब को सीसी में कन्वर्ट कर दो तो 1 ग्राम पर सीसी में आ जाएगा, ये मास डेंसिटी हो गया। वेट डेंसिटी में करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई करना होगा, W इज इक्वल टू रो इंटू जी होता है ना, जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लो, ठीक है, 9.81 लेना है तो वो ले लो जैसे लेना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ये किस में आया, अगर जी के 10 किए तो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया, 9.81 किए तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसको किलो न्यूटन में भी लिखते हैं, किलो न्यूटन में आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, या तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। आपको जो लिखना है, जिस आपको यूनिट में लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन में इन सभी यूनिट्स में कोई भी यूनिट दिया जा सकता है, उसको आप सेम यूनिट में रखना है, ठीक है। तो ये होगा एस ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू एस ऑफ फ्लूइड, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको और क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में भी जी से कर दो, नीचे में भी जी से कर दो, तो रो इंटू जी क्या हो जाएगा, W। ये क्या होता है, वेट डेंसिटी, किसका, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। सिमिलरली वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हो गया, स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये जो निकाले हैं ना, ये आपका W निकाले हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड का, ये आपका वाटर का, ठीक है। एयर का बहुत कम रहता है, 1 पॉइंट समथिंग kg पर मीटर क्यूब रहता है, इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसका मुझे अच्छे से याद नहीं है, एक बार चेक कर लेना, ये तो कंफर्म याद करना ही है, ये आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब रहता है, या 1 ग्राम पर सीसी। आप जी का वैल्यू जो लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको W का वैल्यू मिल जाएगा, अगर वो लिक्विड के केस में है ना, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड हो गया, रो ऑफ फ्लूइड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या W ऑफ फ्लूइड बाय W ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। रो ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका वाटर हो जाता है, गैस के लिए आपका एयर हो जाता है, ठीक है। लास्ट है आपका प्रॉपर्टीज में, लास्ट है टॉपिक नहीं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम K से डिनोट करेंगे, K इज इक्वल टू होता है dP बाय माइनस dV बाय V। मतलब प्रेशर को चेंज करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज करेंगे तो कितना प्रेशर चेंज होगा, ये आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डी में पढ़ना है तो थ्योरी पढ़ लेना, मैं ये कभी पूछा नहीं गया है, ना ही चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हम सॉम में भी पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी और डिस्कस करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सिंपल है, ये आपका 1/k हो जाता है, 1/k,
ठीक है। अब ये होता है dp क्या है, ये आपका स्ट्रेस ही है ना, प्रेशर क्या है, एक तरीके से स्ट्रेस ही है, तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आपका स्ट्रेन है, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, तो डायमेंशन लेस रहता है, तो k का यूनिट है वो स्ट्रेस का ही यूनिट हो जाएगा या प्रेशर का यूनिट हो जाएगा, ठीक है, या फोर्स अपॉन एरिया, वो आप निकाल लेना, इतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। और बल्क मॉडुलस का आपका इन्वर्स हो जाएगा, जो k का यूनिट है उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है बहुत। ओके, नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर एडजेसेंट लेयर। मतलब सपोज ये आपका वाटर बॉडी है, उसमें एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, तो दूसरा लेयर इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा लेयर ये भी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा धीरे ट्रेवल कर रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये थोड़ा आगे ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों ट्रेवल करेंगे ना, तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस किसके कारण हो रहा है, ये आपका विस्कोसिटी के कारण हो रहा है। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर एडजेसेंट लेयर। दो लेयर एडजस्टेंट है, तो अगर मूव करेगा, मूवमेंट होगा तो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस किसके कारण हो रहा है, ये आपका विस्कोसिटी के कारण हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है कि शियर स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको कुछ लोग टाइम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोलेंगे, कुछ लोग एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलेंगे, तो जो बोलना चाहो बोल लो। तो ये आपका कांस्टेंट रहता है। अच्छा, ये आपका कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ बनाए, अगर टाउ वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट का ग्राफ बनाए, तो अगर डी यू बाई डी वाई जीरो होगा तो ये भी तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये आपका जीरो हो गया। और ये आपका कांस्टेंट है लीनियर, तो ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब जो भी लिक्विड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोल रहा है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, लेकिन सभी लिक्विड है ना ये आपका फॉलो नहीं करते, तो जो भी लिक्विड ये फॉलो करेगा, जिसका ग्राफ ऐसा बनेगा, उसको बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है न्यूटोनियन फ्लूइड का, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका पेट्रोल, हो गया पेट्रोल, डीजल, ये आपका वाटर, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये वाटर, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को हटाए ना, तो ये होता है म्यू डी यू बाय डी वाई, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया शियर स्ट्रेस का, ठीक है। ये म्यू क्या होता है, ये आपका डायनामिक विस्कोसिटी होता है, डायनामिक विस्कोसिटी, ये आपको पता ही है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये आपका शियर स्ट्रेस। इसको थोड़ा और देखते हैं। सपोज ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये फिक्स्ड है। अब यहाँ से ये आपका फ्लूइड मीडियम है ना, ये आपका फ्लूइड मीडियम है। अब यहाँ पर एक प्लेट ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कुछ स्पीड से ट्रेवल करेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ऊपर फ्लूइड मीडियम हो गया, तो ये प्लेट ट्रेवल कर रहा है किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड भी रहेगा ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, लीनियरली बढ़ते जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर इसमें शियर स्ट्रेस निकालना है, ये प्लेट में शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो ये हो जाएगा म्यू बाय डी यू बाय डी वाई, ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जिसके कारण रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, और ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपको यू पता है, ये आपका वाई हो गया, वाई पे कितना वेलोसिटी है, तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी हो गया, तो डी यू बाय डी वाई, ये आपका फॉर्मूला हो गया शियर स्ट्रेस का, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस का तो यूनिट आपको पता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या यूनिट होगा, यू को होता है एल बाई टी या मीटर पर सेकेंड, ये क्या है डी वाई मीटर, ठीक है। डायमेंशन में देखेंगे एल टी माइनस वन, आपका डी वाई क्या है एल, तो ये हो जाएगा टी माइनस वन। इसका यूनिट है डी यू बाई डी वाई, डेट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट का टी माइनस वन हो गया। टाउ का क्या है, ये आपका स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है, फोर्स अपॉन एरिया या प्रेशर के इक्वल, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और ये आपका सेकंड इनवर्स है तो ऊपर आ जाएगा, तो ये सेकंड, तो ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट हो गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे न्यूटन को भी हटा सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो न्यूटन क्या होता है केजी पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड इंटू मीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन आपका यहाँ पर यहाँ पर केजी सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपका फोर्स अपॉन एरिया है ना, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सेकंड है
यहाँ पर सेकंड इनवर्स ऊपर गया तो ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर, 1 मीटर यहाँ से कट गया, 1 सेकंड यहाँ से कट गया, तो ये हो गया आपका केजी पर मीटर सेकंड। ठीक है, एक यूनिट ये हो गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में ये हो गया। दोनों किसका यूनिट है? आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है। डायनेमिक विस्कोसिटी ध्यान रखना, डायनेमिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आप नेक्स्ट काइनेमेटिक भी आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, ये आपका तो एसआई एमकेएस में हो गया। सीजीएस में करेंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर, ये मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये सेकंड में हो गया। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, इसको हम पॉइज बोलते हैं, ये आपका पॉइज हो गया। ठीक है, इसको ये ध्यान मत रखना कि डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, आप रिलेशन याद करना, उससे आप यूनिट डराइव कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, फिर आपका केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, फिर आप जो भी फॉर्मूला बुक बनाएंगे ना उसमें यूनिट लिखेंगे, बार बार रिवाइज करते जाएंगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत के लिए इतना याद मत रखना, आप फॉर्मूला याद रखना, जब रिवाइज करेंगे फॉर्मूला से आप यूनिट डराइव कर लेना। ठीक है, ओके, तो सीजीएस को पॉइज बोलते हैं। तो आपका 1 केजी मीटर पर सेकंड कितना पॉइज होता है, अगर इसको कितना पॉइज होता है ये निकालना चाहें तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो ये हो गया 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। मतलब, और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ये क्या है? ये आपका पॉइज है। तो 1 केजी पर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, ये होता है। ठीक है, 1 केजी पर मीटर सेकंड, ये आपका 10 पॉइज होता है। ये आपका एमकेएस ऐसा ही बोल लो, या आपका सीजीएस बोल लो। ठीक है, ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसका डायमेंशनल, आप एक क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इससे डायमेंशनल लिखना थोड़ा, इसको फिर वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो एक केजी मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको आराम से लिख लो। ये हो गया एम, एम तो एज इट इज आ गया, जो मीटर है लेंथ का जो यूनिट है एम L-1 T-1, तो ये आपका डायमेंशनल हो गया। ठीक है, तो ये आपका डायनामिक हो गया। अब देखते हैं दूसरा काइनामेटिक। तो काइनामेटिक को डिनोट करते हैं, जो उसको तो हम म्यू डिनोट करते हैं, इसको न्यू बोल लो, जो बोलना चाहो न्यू। ठीक है, गेट में ऐसा तो नहीं है प्रोनाउंसिएशन का मार्क्स मिलेगा, आपको पता रहना चाहिए क्या दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, ओके, तो न्यू होता है आपका म्यू बाय रो, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ठीक है, अब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या था आपका? वो था केजी पर मीटर सेकेंड। अब ये डेंसिटी है, जो मास डेंसिटी, उसका यूनिट क्या रहता है? ये आपका मास बाय वॉल्यूम, तो डिनोमिनेटर में तो मास मतलब केजी, बाय वॉल्यूम मतलब L क्यूब, दैट इज मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी केजी कैंसल, 1 मीटर कैंसल, तो ये 2 हो गया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब ये सीजीएस में इसको क्या लिखेंगे? ये आप स्टोक्स लिखेंगे। ठीक है, ये आपका स्टोक्स है। अब 1 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रहता है? तो ये हो गया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, दैट इज 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को क्या बोलते हैं? ये आपका स्टोक्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा 1 केजी पर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का है, ये आपका काइनेमेटिक का है। कंफ्यूज मत हो जाना, डायनेमिक में स्टोक्स मत लिख देना या काइनेमेटिक में पॉइज मत लिख देना। काइनेमेटिक है के आ रहा है, स्टोक्स में भी के आ रहा है ना, तो काइनेमेटिक के लिए स्टोक्स हो गया। ओके, डायनेमिक विस्कोसिटी, उसमें पॉइज। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी में पॉइज, के में आपका स्टोक्स। ठीक है, डायनेमिक तो आप डीपी चेंज करते हैं ना, डी में पी आ जाएगा, तो ये आपका पॉइज, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं। ये तो सिंपल है, काइनेमेटिक में के आएगा तो ये आपका स्टोक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये आपका टाउ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया। जो भी फॉलो करेगा इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? ये आपका पास्कल भी होता है ना, तो पास्कल सेकंड भी बोलते हैं, या केजी पर मीटर सेकंड, या ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपका पॉइज में रहता है। डायमेंशनल आपका ML-1 T-1, तो 1 केजी पर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज हो गया। ये आपका डायनेमिक का था। अब काइनेमेटिक को डिनोट करेंगे न्यू से, तो न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू बाय रो, म्यू बाय रो। यूनिट इसका आप अभी डराइव किए मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को क्या बोलते हैं? स्टोक्स। तो ये हो गया 10⁴ स्टोक्स।
स्टोक्स की जगह पॉइज मत लिखना, कैसे याद रहेगा, काइनेमेटिक के से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका के यहाँ पर आ गया, ठीक है, स्टोक्स, ठीक है। ये आपका म्यू था डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, ये था। काइनेमेटिक आपका के से है, तो ये आपका स्टोक्स आ गया, ठीक है। काइनेमेटिक को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशनल सिंपल एल स्क्वायर टी माइनस वन। ओके, नोट फ्लूइड विच सेटिस्फाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड, ये पढ़ चुके हैं। एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, वाटर, तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा रहेगा। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डजंट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो ना कर रहा हो, मतलब टाउ इज इक्वल टू डी म्यू डी यू बाई डी वाई, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, है ना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन प्लस बी, ये इक्वेशन है। तो इसके अलग अलग एन बी के वैल्यूज़ के हिसाब से अलग अलग क्लासीफाई किया गया। तो आपके तीन मेनली क्लासीफाई किए, डाइलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक। डाइलेटेंट, डाई मतलब टू, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाता है, b इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो फॉर n, सॉरी, डाइलेटेंट में n इज इक्वल टू डाई मतलब क्या है, 1 से बड़ा है, तो फॉर n इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज इक्वल टू 0। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी भी स्टार्ट यहीं से होगा, क्यों, b 0 है, तो अभी भी स्टार्ट यहीं से होगा, तो ये आपका डाइलेटेंट हो गया, ये डाइलेटेंट हो गया, टाउ डी यू बाई डी वाई। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, ठीक है, मिल्क, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका सूडोप्लास्टिक। अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, डाइलेटेंट का मिल्क में भले मिल्क बोल रहे हैं, मिल रहा है, लेकिन मिल्क में कई लोग क्या पानी मिला देते हैं, मतलब नाम के लिए मिल्क है, लेकिन इसके 2 कंपाउंड्स रहते हैं, इसमें मिल्क भी रहता है और आपका क्या रहता है, वाटर भी रहता है, 2 कंपाउंड हो गए ना, तो यहाँ पर 2 है, मतलब 1 से ग्रेटर है, तो n ग्रेटर देन 1, तो मिल्क हो गया। नेक्स्ट है सूडोप्लास्टिक में b अभी भी 0 है, लेकिन n लेस देन 1 हो गया, n लेस देन 1 हो गया। अब जो ब्लड है इससे पानी तो नहीं मिलावट करते ना, तो ये आपका 1 से ग्रेटर नहीं होगा, लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। इसका ग्राफ बनाए तो ये आपका b तो 0 है, तो यहीं से स्टार्ट होगा, और लेस देन 1 है तो ऐसा स्लोप डिक्रीज होते जाएगा, तो ये आपका सूडोप्लास्टिक हो गया। एग्जाम्पल ब्लड। नेक्स्ट है बिंगम प्लास्टिक। बिंगम, तो इसमें n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 1 और b इज नॉट इक्वल टू 0। b नॉट इक्वल टू 0 है तो ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होगा, और n इज इक्वल टू 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बिंगम प्लास्टिक। इसका एग्जांपल है आपका टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट। अब इसको सबको क्लासीफाई करें, एक ही ग्राफ में क्लासीफाई करें तो ये हो जाएगा। सबसे पहले तो हम किसको करेंगे, सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब आपका जो फॉलो करता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। डोरो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। नॉन न्यूटन में 3 आ जाता है, डाइलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक। अब डाइलेटेंट आपका b इज इक्वल टू 0 रहता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। n ग्रेटर देन 1 रहता है, n ग्रेटर देन 1 मतलब ये किस में रहते हैं, मिल्क में 2 कंपाउंड रहते हैं, मिल्क हो गया और वाटर हो गया, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये आपका डाइलेटेंट हो गया, ठीक है, ये आपका न्यूटोनियन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सूडोप्लास्टिक। सूडो में आपका b इज इक्वल टू 0 रहता है, लेकिन n इज लेस देन 1 हो जाता है, लेस देन 1। अब लेस देन 1 किस में होगा, ये आपका ब्लड में सिर्फ एक ही कंपाउंड रहता है, ये गाढ़ा होना चाहिए, और इसका वॉल्यूम जितना कम हो पाए ना, पानी का जितना गाढ़ा हो जाए, पानी जितना कम हो उतना अच्छा, जितना गाढ़ा हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये n लेस देन 1 हो गया, है ना। नेक्स्ट है आपका बिंगम प्लास्टिक में b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन n इज इक्वल टू 1 रहता है, बिंगम प्लास्टिक। तो इसका एग्जांपल है आपका टूथपेस्ट। ये आपका सूडोप्लास्टिक, ये आपका बिंगम प्लास्टिक, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है 2 तो और रहता है, रियोपैक्टिक या एक आप चेक कर लेना, वो क्या रहते हैं, मेन जो डायनेमिक विस्कोसिटी रहता है ना, अभी तक सब में कांस्टेंट है, लेकिन आपका रियोपैक्टिक या लिप्टोपैक्टिक ऐसा कुछ है, आप चेक कर लेना एक बार बुक में। ये चेंज होते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, कभी पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको स्टिल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ओके। तो ये आपके ग्राफ हो गए, डाइलेटेंट n ग्रेटर देन 1, एग्जाम्पल मिल्क। न्यूटोनियन एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, वाटर। सूडोप्लास्टिक आपका n लेस देन 1, डेट इज
ब्लड, फिर आपका बिंगम प्लास्टिक n इज इक्वल टू 1 बट b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एग्जाम्पल टूथपेस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस टेंशन यूनिट है आपका न्यूटन पर मीटर, है ना। डायमेंशनल आप डायमेंशनल फॉर्मूला खुद डराइव कर सकते हैं, न्यूटन का पता है, मीटर का पता है, खुद डराइव कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। टेंशन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट द सरफेस, टेंशन एक्सर्ट कर रहा है कहाँ पर, सरफेस, फ्लूइड के सरफेस पे अगर टेंशन एक्सर्ट कर रहा है उसको सरफेस टेंशन में बोलेंगे। इसको थोड़ा डीप में पढ़ते, मैंने महाभारत नहीं पढ़ा है, ये पूरा थ्योरी यहाँ पर लिख दूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सपोज ये आपका फ्लूइड का सरफेस है, नीचे मतलब पूरा फ्लूइड है, तो अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल्स देखेंगे ना, सभी जगह इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगेगा, ठीक है, सभी जगह इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर रहेगा। मतलब ये आपका कहीं जगह अनइक्वल प्रेशर नहीं लग रहा है। अब कहीं पर सरफेस पे है तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लग रहा है। कोहेसिव मतलब फोर्स किसके कारण लग रहा है, सेम पार्टिकल्स के कारण लग रहा है ना। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, आपका खींच रहा है, एक पार्टिकल खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पर खींच रहा है, यहाँ पर खींच रहा है, सब जगह खींच रहे हैं, तो ये आपका सेम पार्टिकल के कारण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी सपोज ये पार्टिकल है तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, लेकिन नीचे इधर खींचेगा, ठीक है। अब ऊपर क्या है, ये आपके कोहेसिव फोर्स हो गए। कोहेसिव फोर्स क्या रहते हैं, जब आपका फोर्स लग रहा है बिटवीन सेम पार्टिकल्स, तो फोर्स कौन से होते हैं, कोहेसिव फोर्स। दूसरे रहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो इसमें क्या रहता है, आपका डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 है ये तो आपके कोहेसिव हो गए, जो इधर है ना वो बिटवीन फ्लूइड एंड एयर लग रहा है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए, तो ये आपका एडहेसिव फोर्स होगा। ये मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा कम रहेगा, तो नेट यहाँ पर थोड़ा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। नेट डाउनवर्ड तो है, लेकिन सरफेस में क्या है, सब तरह चारों जगह से खींच रहे हैं ना, तो ये किस में आ गया, ये पॉइंट आपका टेंशन में आ गया। इसी तरीके से सरफेस पे जो भी पॉइंट है ना, सभी टेंशन में आ जाते हैं, तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया। तो ऊपर तभी देखेंगे कोई भी फ्लूइड है उसमें आप छोटा सा पार्टिकल डाल दो, या छोटे से पत्ता डाल दो, या छोटा सा नीडल डाल दो, तो शुरू में थोड़ा तैरेगा या तैरते रहता है। क्यों, सरफेस टेंशन है, क्योंकि जैसे ही वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करेगा नीचे चले जाएगा। अगर कोई ज़्यादा भारी डाल दोगे तो आपका नीचे तैरना शुरू कर देगा। या सीमेंट का फाइन पार्टिकल्स रहता है उसके ऊपर इसको डालोगे तो तैरना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये किसके कारण तैरता है, ये ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट है आपका ठीक है, टेंशन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट द सरफेस। ओके, अब इसके कुछ केसेस है। सपोज आपका लिक्विड ड्रॉपलेट है, लिक्विड ड्रॉपलेट में मतलब पूरा जैसे पानी गिर रहा है, एक ड्रॉपलेट गिर रहा है तो अंदर पूरा पानी है ना, तो सरफेस पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा ना। सरफेस पे सरफेस टेंशन कितना लगेगा, सपोज सिग्मा लग रहा है। अब पूरा पानी है तो यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा। ये प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर, जो बाहर के प्रेशर से ना कितना प्रेशर ज़्यादा है, सपोज वो P से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें निकालना है कि अंदर कितना प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर ज़्यादा लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आउटर एटमॉस्फेयर। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा बाय D। किस केस में, आपका लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में। इसका डेरिवेशन बहुत ईजी है, आपको समझना है तो बुक से देख लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। डेरिवेशन में कवर नहीं कर रहा हूँ। सोप बबल, अब सोप बबल और नॉर्मल लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या अंतर है, लिक्विड ड्रॉपलेट में अंदर ही पानी रहता है, लेकिन सोप बबल में आपका एक फिल्म रहता है बाहर, अंदर तो एयर ही रहेगा, अंदर एयर रहेगा, ठीक है। लेकिन एयर रहेगा मतलब ये नहीं कि यहाँ का प्रेशर दोनों का सेम रहेगा, यहाँ पर भी आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो वो प्रेशर कितना होगा, ये आपका होगा 8 सिग्मा बाय D। अब ये बढ़ कैसे गया, सरफेस टेंशन यहाँ इस सरफेस पे भी लग रहा है, इस सरफेस पे भी लग रहा है, दोनों सरफेस पे लग रहा है, तो 2 टाइम्स हो गया, तो ये आपका प्रेशर आपका बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका 8 सिग्मा बाय D हो गया। डेरिवेशन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ। लिक्विड जेट जैसे आपका एक पाइप है ना, आपका एक पाइप है, तो वहाँ से पानी फेंकेंगे किस फॉर्म में निकलेगा, आपके लिक्विड जेट के फॉर्म में निकलेगा ना। तो उसमें अगर इनसाइड में अगर आपको प्रेशर जानना है, प्रेशर कौन सा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाहर के एटमॉस्फेयर से कितना ज़्यादा है, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से जितना प्रेशर ज़्यादा है वो आप P से डिनोट कर रहे हैं, प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लिक्विड जेट में क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय D, ठीक है। तो लिक्विड में 4 सिग्मा बाय D, सोप में 8 सिग्मा बाय D, डबल हो गया, ये आपका डबल हो गया। क्यों, कि 2 आपके सरफेसेस है। लिक्विड जेट में सबसे कम हो जाएगा 2 सिग्मा बाय D।
सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली, ये ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस के कारण हो रहा है। क्यों? सपोज आपका सरफेस है, ये आपके पार्टिकल्स है, ये टेंशन है, मतलब कौन खींच रहा है? ये आपके दूसरे पार्टिकल्स खींच रहे हैं, सेम पार्टिकल, मतलब सेम मीडियम के पार्टिकल खींच रहे हैं, सेम मीडियम के पार्टिकल खींच रहे हैं, तो कौन से फोर्स हो गया? कोहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? ये आपका ड्यू टू कोहेसिव फोर्स हो गया। और जो सरफेस टेंशन है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तभी आप देखेंगे कि जब आप कपड़े वॉश करते हैं तो आप थोड़ा गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी से ज़्यादा अच्छा साफ़ होता है। क्यों? गर्म, इसको टेम्परेचर ज़्यादा लोगे, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, तो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स ऑब्वियसली मिक्स नहीं होगा, लेकिन अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए गर्म पानी हम प्रेफर करते हैं ताकि सरफेस टेंशन कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया। नेक्स्ट है आपका कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी, ठीक है, ये हम और भी जियोटेक में, हाइड्रोलॉजी में और देखे हैं, तो यहाँ थोड़ा अच्छे से देखते हैं। फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस रिलेटिव टू द एडजेसेंट लेवल ऑफ लिक्विड इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स। अब ये क्या बोल रहा है? सपोज आपका लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड है ना, उसमें हम पाइप इंसर्ट किए, तो या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो पानी का लेवल आपका बढ़ेगा तो ऐसा शेप होगा, या तो पानी का लेवल आपका डिक्रीज हो गया, है ना, ये आपका वाटर है, तो या तो एच अमाउंट आपका बढ़ जाएगा या तो एच अमाउंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये किसके कारण होता है? ये ड्यू टू कैपिलैरिटी होता है। ये ध्यान रखना, ये जो डाई ऑफ पाइप्स है ना, ये आपका स्मॉल, जितना स्मॉल रहेगा एच उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू, अगर ये एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेजन फोर्स। एडहेशन ज़्यादा है, क्यों? यहाँ पर पानी का पार्टिकल है और ये यहाँ पर जो पाइप का पार्टिकल्स है, वो दोनों के बीच में फोर्स है ना, तो वो आपका ज़्यादा है, तभी तो ऊपर आ गया ना, तो एडहेसिव इज ग्रेटर देन कोहेजन। और यहाँ पर आपका कोहेजन, अच्छा ये यहाँ पर ना थोड़ा उल्टा बन गया, इसका शेप ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, कोहेजन इज ग्रेटर देन एडहेशन। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ऊपर क्यों हो रहा है, नीचे क्यों हो रहा है। ठीक है, इस केस में जो एंगल रहता है ना, अगर एंगल देखें, ये आपका थीटा हुआ, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री रहता है। लेकिन इस केस में अगर एंगल देखें ग्लास के कंपैरिजन में, इस केस में ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका नॉर्मली वाटर में, ये आपका रहता है मर्क्यूरी में, दैट इज Hg, मर्क्यूरी। ठीक है, ओके, अब इसको जो ये तो राइज हो रहा है, तो ये राइज को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। ये आप फॉल हो रहा है एच अमाउंट से, तो ये हो गया आपका कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन, जो बोलना चाहो। ठीक है, ओके, तो ये सब तो पढ़ लिया, ये हो रहा है। लेकिन एच कितना, वैल्यू कितना होगा, कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है? तो एच का वैल्यू रहता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। सिग्मा क्या हुआ? सरफेस टेंशन। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, लेस देन 90 डिग्री तो पॉजिटिव मतलब राइज करेगा, ग्रेटर देन 90 मतलब कॉस थीटा नेगेटिव हो गया मतलब फॉल करेगा। रो पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी आपको पता है डी ऑफ डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो जितना डी कम होगा, जितना आपका डायमीटर कम होगा ट्यूब का, उतना एच ज़्यादा होगा, तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैपिलैरिटी। फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड of a liquid surface relative to the adjacent level of liquid in a small diameter tubes। तो आपका इस सरफेस है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपका या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। उसको हम किसमें? स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स में। तो उसको जो राइज और फॉल होगा उसको हम बोलेंगे कैपिलैरिटी। आपका राइज हो रहा है तो उसमें एडहेशन ज़्यादा होगा कोहेजन से, अगर फॉल हो रहा है तो एडहेशन कम होगा कोहेजन से। इसमें थीटा लेस देन 90 होगा, ये 0 डिग्री नहीं है, ये आपका 90 डिग्री है, करेक्शन। ये आपका थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका थीटा। ठीक है, ये आपका कैपिलरी राइज, ये आपका कैपिलरी फॉल या डिप्रेशन। सो आपका जो सरफेस टेंशन है ना, वो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बस होता है, कोहेसिव फोर्स। और ये आपका सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेजन एंड एडहेशन दोनों के कारण होता है। अब जिसका मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में जो बड़ा है उसके हिसाब से या तो राइज होगा या तो फॉल होगा, वो बात अलग है। और एच का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी टी, ये आप एच का वैल्यू हो गया। ठीक है, ओके, जो यूनिट रखोगे वो यूनिट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो नॉर्मली कोशिश करना कि आप एसआई में रखो, आपको एसआई दैट इज मीटर में मिल जाएगा। ठीक है, सो इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।